गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को आवाज पहुंच रही है मेरी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है अब ओके। चलिए आज हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इरेज कहाँ से करना होगा? इरेज कहाँ यहाँ से भी हो जाएगा और ऐसे भी हाथ से भी हो जाएगा। ठीक। चलिए देखिए, फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें कि फिजिक्स है क्या, है ना? तो प्रकृति के मूलभूत नियमों के बारे में जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कि फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है? फिजिक्स यानी कि भौतिकी कहा जाता है, यानी फंडामेंटल रूल्स ऑफ नेचर, ठीक है? फंडामेंटल रूल्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के मूलभूत नियमों का आप जहां पे अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? भौतिकी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे एप्पल फॉल किया, इसको किसने देखा था? हाँ, न्यूटन सर ने देखा था, ठीक है? और जब न्यूटन ने इसको देखा था तो क्या खोज दिया? ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया, क्या ना? हाँ, गुरुत्वाकर्षण को खोज दिया। तो ये क्या है? ये प्रकृति का मूलभूत नियम है कि नहीं है? ये नेचर का जो है फंडामेंटल रूल है। और इन सभी चीजों के बारे में जहां पे आप स्टडी करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि फिजिक्स साइंस, बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, ठीक है? या फिर आप लोग ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जहां पे हम प्राकृतिक बलों के बारे में स्टडी करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। तो चलिए, चूंकि हम लोगों को इसको इरेज कर देना, ओके। कहां से? ठीक है। चलिए आज हम लोग, चूंकि हम लोग का मेन फोकस जो है वो किस पे है? सिलेबस पे है ना जी? कि आप लोगों को सबसे पहले अगर सफल होना है तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अभी तक आप जानते थे कि क्या पढ़ना है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम देने जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत पढ़ करके जाते हैं, लेकिन वहां से जब निकल करके आते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। इसलिए होता है कि आपको उस समय ये नहीं पता होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप बहुत सारी चीजों को पढ़ करके जाते हैं और उन सारी चीजों में से कुछ जो है एग्जाम में आता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए हम लोगों का मेन फोकस ये होगा, चूंकि फिजिक्स की क्लास है और हम लोगों को क्लास जो है वो कम मिलेगी मैनेजमेंट की तरफ से, चूंकि फिजिक्स का क्वेश्चन जो है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सिलेबस है हम लोगों का उसी पे फोकस कर करके उसी को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
जैसे एकेडमिक में पढ़ाई होता है कि हर चीज़ों को एक बिंदु पे जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो एकेडमी में पढ़ते हैं तो पूरा एक भौतिकी को या फिर एक केमिस्ट्री को या फिर एक बायोलॉजी को या फिर किसी एक सब्जेक्ट को आप एक साल तक पढ़ते हैं ना जी। लेकिन हम लोगों को तो उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को 7 या 8 जो है, ठीक है, क्या हुआ, इसको इधर कर दो। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? अच्छा ठीक ठीक, हाँ गर्मी हमको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को टच करने का प्रयास करेंगे जहां से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को हम देखते हुए जो है वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लाइट, प्रकाश। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? लाइट। तो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि लाइट क्या है। लाइट ट्रेवल्स इन वेव, ठीक है। लाइट यानी कि प्रकाश जो है वो वेव के रूप में ट्रेवल करती है ना जी। लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है? हाँ, वेव के रूप में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स, यानी कि प्रकाश जो है हाँ तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है। तो फिर एक और चीज दिमाग में आता है कि ये वेव क्या है, ठीक है। अगर वेव के रूप में प्रकाश चलती है तो वेव क्या है ये भी जानना जरूरी है जी। तो वेव क्या है? तो वेव जो है वो एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि विक्षोभ है। क्या है? डिस्टरबेंस है यानी कि विक्षोभ है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो कैसे बना होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हैं, यहां तक पहुंचे तो आप लोग पढ़ के नहीं पहुंचे हैं। तो सभी जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। सब जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और उनमें मूवमेंट कब होता है? वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे मूवमेंट करते हैं? जब उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि उसके पार्टिकल जो है वो अपने जगह से क्या होता है? कंपन करते हैं, हिलते हैं, है ना। हिलते हैं तभी ना मूवमेंट होता है। तो लाइट क्या है? एक वेव है। और वेव क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता है? स्थानांतरित करने का काम करता है, यानी ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तरंग क्या है? तरंग वेव को कहते हैं हम लोग। तरंग एक क्या कह रहे हैं? विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक, हाँ वही मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, तक ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरंग के बारे में लिख लीजिए, ठीक है, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। तरंग एक विक्षोभ है, ठीक है, ठीक है। पहले बोर्ड पर का लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है, यानी कि स्थानांतरित करती है। ठीक है, किसको? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करती है। तेज करें,
ठीक है। ऊर्जा क्या है जी? तरंग क्या है? तो तरंग एक विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का जो गुण होता है वो क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण। हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश के गुण। हाँ वही बता रहे हैं, प्रकाश के गुण। तरंग, अच्छा तरंग क्या है आप लोग नहीं समझे? नहीं समझे हैं? समझ लीजिए तरंग क्या है। हमने अभी बताया कि प्रत्येक चीज जो देखते हैं, जितनी भी वस्तु आप देखते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है ना, जो पार्टिकल कहे जाते हैं, मोलकस कहे जाते हैं। तो उन मोलकस में यानी उन परमाणुओं में जो है क्या होता है, कंपन होता है ना, कंपन होता है। तो वही कंपन जो है वो क्या कहलाता है, वेव कहलाता है, विक्षोभ कहलाता है। ये क्यों होता है? तो ड्यू टू पार्टिकल होता है, कणों के कारण होता है। कणों में हलचल होती है तो ही जाकर कंपन होता है कि नहीं होता? होता है ना। जब कणों में हलचल होती है तभी क्या होता है, कंपन होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। ठीक है, तो वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है, जिसको हिंदी में हम लोग विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। तो तरंग एक विक्षोभ है और वो क्या करता है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि ऊर्जा को ले जाने का काम करता है, वही तरंग है। ठीक है, और प्रकाश क्या है, एक तरंग है। तरंग के रूप में ही ये क्या करता है, गमन करता है, चलता है। ठीक है, तो प्रकाश के जब गुण की बात करेंगे तो प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली गुण ये होती है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। या ऐसे पूछा जाएगा कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, अगर पूछा जाएगा कि लाइट क्या है तो आप बोलेंगे ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है कि नहीं है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो हमने अभी क्या कहा कि ये जो तरंग के रूप में जब गमन करती है तो तरंग क्या होता है, एक विक्षोभ होता है, और यही ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। और प्रकाश का जो गुण हम बता रहे हैं, इसमें पहला गुण हमने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है? करती है ना। आप देखिएगा अगर कोई कमरा बना हुआ है उसमें कोई छोटा सा होल रह जाता है कहीं पे भी पुराने कमरा में, तो उसमें से लाइट आती है। कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है कि नहीं आती है? तो पहला प्रॉपर्टी में लिखिएगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में बोल तो रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बोल तो रहे हैं ना जी। अच्छा ठीक है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, पर सेकेंड होता है। देखिए प्रकाश जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में होता है। अगर आप ध्वनि और प्रकाश का कंपैरिजन करेंगे, यानी साउंड और लाइट दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि प्रकाश की तुलना, ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग जो है वो ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि आप देखते हैं जहां द थंडरिंग और लाइटिंग साथ में होता है, यानी कि गड़गड़ाहट। ठीक है, जब गड़गड़ाहट होती है और बिजली जो है चमकता है तो पहले आपको क्या दिखाई देता है, पहले चमक दिखाई देता है और गड़गड़ाहट जो है वो बाद में सुनाई देती है। लेकिन होता दोनों कब है, साथ में। होता दोनों साथ में है, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देता है। ऐसा होता है ना। इससे क्या पता चलता है
कि ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल जो है वो तीव्र होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल जो है वो तीव्र होती है। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखिएगा, हाँ, निर्वात में होता है। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा आवाज। हाँ बोले हैं। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग वैसे तो एयर में भी होता है, वाटर में भी होता मैं है, हाँ बता रहे कांच में हैं। भी जैसे होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश के चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश के चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये निर्वात में है। अभी करवाएंगे। सेकंड में जो है तो उसका जो है तो वेग जो है तीन अच्छा ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहीं पे, मैं अभी उसको क्लियर करवाता। ठीक है, अभी उसको क्लियर करवाता। क्या हुआ? भाई क्या कर लीजिए। चलिए यहाँ पे चलिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? चलिए, हाँ, क्वेश्चन था कि ये जो प्रकाश का वेग है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश के चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि होती है? प्रकाश जो चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलता है तो वहां पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है। वहां पे जो इसका वेग तो है वो डिपेंड करता है माध्यम पे। क्या? कांच में चलता है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत निर्वात में हम बता रहे हैं। हाँ, तो बोल नहीं रहे हम, तो निर्वात में बोल नहीं रहे हैं, हम निर्वात में नहीं बोल रहे हैं जी। गजब हाल है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट लिखिएगा। प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में, प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में तीव्र होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि की तुलना में तीव्र होता है। क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। अच्छा, हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? लाइट के कारण। क्या होता है तो देखते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं अगर ये वस्तु है तो इसके ऊपर लाइट पड़ता है, लाइट इसके ऊपर पड़ता है और यहां से लाइट जो है क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, तब हम जाकर के वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। तो लिखिएगा, हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब प्रकाश वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, प्रकाश के दो फेनोमेना होते हैं ना जी। क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, और रिफ्रैक्शन
यानी कि अपवर्तन। प्रकाश के दो फेनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये परावर्तन कहां पे होता है, तो परावर्तन जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है, चिकनी सतह पे होता है। चिकनी सतह पे होता है, दर्पण पे, ठीक है। प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस पे होता है, चिकनी सतह पे होता है, अर्थात दर्पण पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि रिफ्लेक्शन आपको कहां पे देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ देखने को मिलता है, पारदर्शी वस्तु के साथ देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? ये आपको लेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लेंस में। अच्छा, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस दोनों अलग अलग चीज, पहले इसको लिख दिया फिर मैं समझाता हूं। हाँ, दर्पण यानी कि मिरर, और लेंस को तो लेंस ही कहा जाता है। लेंस को हिंदी में हम लोग ताल भी कहते हैं, ठीक है। क्या, कौन सा? ये नहीं नहीं, वहां से नहीं होता। चलिए ठीक है, देखिए दर्पण और लेंस में, इसको हटा दें, एक तरफ लिखिएगा दर्पण, एक तरफ देखिएगा लेंस, ठीक है। एक तरफ देखेंगे दर्पण और दूसरी तरफ देखेंगे लेंस। दर्पण में हम देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पहले देखिए, दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल और अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल, उत्तल को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण होता है, वो दर्पण दो प्रकार, समतल और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में मैं, आवाज पहुंच रही है ना सब तक जी? हाँ वही तो, अभी ठीक है आवाज? ओके, चलिए देखिए उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, कोई बताएगा? एनी ऑफ यू? उत्तल दर्पण, हाँ, उत्तल लेंस कैसा होता है, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए, बीच में मोटा और साइड में पतला। यहां पे पतला और यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे पतला, बीच में मोटा, सॉरी, बीच में मोटा। बीच में लिखना, मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अवतल के बारे में क्या बताइएगा? हाँ, ये जो है ठीक इसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये किसका होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। ये बीच में पतला होता है और साइड में मोटा होता है ना जी? बीच में पतला
और साइड में मोटा होता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं इसमें सभी लोग, हमको लगता है कि वाहन बाइक ड्राइव करते होंगे, करते हैं ना जी? लगभग सभी लोग जो है बाइक ड्राइव करते हैं। तो उस बाइक का जो शीशा होता है, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि वाहन में इस्तेमाल होने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, पूछा जाता है ना जी? हाँ, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। हाँ, उस पे क्या लिखा होता है? जब बाइक आप लोग ड्राइव करते हैं तो उसके जो मिरर होता है उस पे क्या लिखा होता है? हाँ, उस पे क्या लिखा होता है? साइड मिरर पे क्या लिखा होता है? हाँ, बता रहे ऑब्जेक्ट्स, इसमें लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा होता है ना जी? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि वस्तु जो मिरर में दिखाई दे रही है वो अपने अपीयरेंस से ज्यादा क्लोज दिखाई देती है, वो अपने अपीयरेंस से ज्यादा क्लोज दिखाई देती है। यानी कि अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो जो पीछे आपकी जो प्रतिबिंब दिखाई देती है किसी ट्रक की, किसी बस की, तो वो जहां पे होती है उससे ज्यादा नजदीक आपको वहां पे क्या होता है? वो दिखाई पड़ती है। उसी को कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मैं इसलिए बताया कि इनमें आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, उत्तल दर्पण में क्या बोल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ठीक है, लिखिएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या? हाँ, तो लाइट का ही पार्ट है, उसी में चलेंगे, सबको लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसी में है, लाइट में ही दर्पण आता है। दर्पण लाइट से अलग है जी, उसी में पढ़ना है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, जबकि हाँ, एमडी असलम बिल्कुल सही बता रहा है, वाहन में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। हाँ, ठीक है, जबकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, जैसे वाहन में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, वैसे ही आप लोग देखते हैं जब डॉक्टर के यहां जाते हैं, दंत चिकित्सक के यहां जाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जब दंत चिकित्सक के आप जाते हैं, वहां पे आपको अगर कहीं पे वहां पे दांत वगैरह दिखाना होता है, तो दंत चिकित्सक जो है वो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे कि दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। किस दर्पण का इस्तेमाल करता है जी? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। और अगर आप सैलून में जाते हैं तो सैलून में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? अलग अलग रिप्लाई आ रहा है, जवाब अलग अलग आ रहा है। वहां पे भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ, वहां पे भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सेविंग मिरर किसको कहा जाता है? हाँ, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, नोट कर लीजिएगा। सेविंग मिरर के रूप में
अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, हाँ सूक्ष्मदर्शी में देखिए किस लेंस का इस्तेमाल होता है? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है। जबकि दूरदर्शी में, हिंदी में एक बार और, अच्छा, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। जबकि दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप में, क्या हुआ? हाँ, दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप, जबकि टेलीस्कोप जिसको हिंदी में लिखना होगा वो लिखेंगे कि दूरदर्शी, हिंदी में लिखेंगे दूरदर्शी, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे टेलीस्कोप में उत्तल लेंस और क्या चार और पढ़ा रहे हैं? क्या नहीं क्लियर किए? क्या? अब यहां से उसी पे जाएंगे। देखिए अब मैं आपका, देखिए सुनिए पहले आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, दर्पण और लेंस दोनों के बारे में बता रहा हूं ना, तो इन दोनों का कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है वही तो बता रहा हूं ना, उसी का एग्जांपल तो बता रहा हूं। किसके बारे में? तो दोनों के बारे में, दोनों का इस्तेमाल कहां, तो उसका एग्जांपल ही तो बता रहा हूं ना। क्या? हाँ मैं समझ रहा हूं। अच्छा देखिए, दूरबीन की अगर बात करेंगे, क्या हो रहा है? चीजें नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात हम तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए आइए यहां देखिए, चलिए वो मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा था, आपको उदाहरण दे रहा था जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आप सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना जी, शिक्षक की बीपीएससी का एग्जाम आप लोग दिए है ना? नहीं दिए हैं? आप लोग दिए होंगे अगर बीपीएससी का एग्जाम, तो आप नहीं दिए है ना? जो लोग देखा है, जो लोग दिया है वो समझ रहा होगा कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एकेडमिक टाइप पूरा 1 साल वाला कोर्स नहीं पढ़ाने के लिए आया हूं। आपको 5 से 6 क्लास मिलेगा, उसी में फिजिक्स पढ़ा देना है। हाँ, तो वह तो मैं नहीं बताया कि लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, नहीं बताया? बोलिए, नहीं बताया? चलिए ठीक है, आप लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आप शांत हो जाइए, जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं कर रहे हैं। शांत हो जाइए, ठीक है। हाँ, देख कुछ लोग कुछ बोल रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। वैसे ही चल रहा है बाबू, वैसे ही चल रहा है।
बता रहे हैं। चलिए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। चलिए चलिए, जो दूरदर्शी वाला लिख रहा है तो उसको लिख लीजिए एक बार। आप लोग दूरदर्शी वाला लिख लीजिए कि दूरदर्शी में, लिख लीजिए आप लोग क्या लिखे हैं कि दूरदर्शी में आप लोग शांति बनाइएगा या नहीं? आप लोग शांति नहीं बनाइएगा? चलो, जो स्टेटमेंट लिख रहा है तो उसको पूरा कर लीजिए। चलिए, इसके बाद मैं एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूं, ठीक है? इसको पहले आप लिख लीजिए। हाँ, पहले इसको लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? हाँ, दूरदर्शी में उत्तल लेंस और दूरदर्शी में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ठीक है? दूरदर्शी में लिखवाए हैं, क्या लिखे हैं? दिए हैं। अच्छा, चलिए, आप लोग बोल रहे हैं ना कि एक एक टॉपिक लेकर के चलने के लिए, आप लोग एक एक टॉपिक को लेकर के चलने के लिए बोल रहे हैं ना? चलिए, अब कंसंट्रेट कीजिए यहां पे, एक एक टॉपिक लेकर के मैं चल रहा हूं, यहां पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आई डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष, ठीक है? एक एक टॉपिक यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। दृष्टि दोष क्या होता है? नहीं, चलिए यहां देखिए, नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, आंखों में, यहां देखिए, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए आंखों में, देखिए आंखों में उत्पन्न होने वाला दोष जो है वो क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि देखने में अगर किसी को दोष होता है, अगर किसी भी वस्तु को देखना होता है और देखने में कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कि वो दोष है, दृष्टि दोष है, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है? कि वो दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष में आपको जनरली 3 प्रकार का दोष देखने को मिलेगा, ठीक है? कौन कौन सा? पहले मिलेगा निकट दृष्टि दोष। चलिए, एक एक टॉपिक को देखिए। हाँ, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? हाँ, मायोपिया। मायोपिया। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उसको क्या दिक्कत होगा जी? हाँ, उस वस्तु, देखिए जो दोष होता है ना वही अस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है? जो दोष होता है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, कि जो दोष होता है वो वस्तु जो है, वहां की वस्तु उसको कैसे दिखाई देती है? अस्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु जो है वो क्लियर दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। इसमें होता क्या है अगर किसी वस्तु को निकट दृष्टि दोष हो जाएगी तो उसका जो आई बॉल होता है, ठीक है, उसका जो आई बॉल होता है वो क्या होता है? लार्ज हो जाता है, ठीक है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, तो उसका जो आई बॉल होता है लार्ज हो जाता है, यानी कि आई बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है। और आई बॉल बड़ा होने के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना के पहले बन जाता है। इसलिए वस्तु को क्या होता है? निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मायोपिया का वो क्या होता है? शिकार हो जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे? हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, निकट दृष्टि दोष लिखिएगा। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति
निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स, जो दूर की वस्तु होती है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। यानी कि फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दूर की वस्तु जो होती है वो क्लियरली उनको नहीं दिखती है, जबकि नजदीक की वस्तु, जबकि नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देता है, जबकि नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देता है। क्योंकि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो क्या बन जाता है, आई बॉल के पहले बन जाता है। सॉरी, आई बॉल बड़ा होने के कारण रेटिना के पहले बन जाता है। यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, क्योंकि आई बॉल का साइज बड़ा होने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब, उसी को रेटिना से पहले बन जाता है। क्या हुआ? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। हो गया? चलिए देखिए ये हुआ रेटिना, दृष्टिपटल। देखिए ये हुआ दृष्टिपटल, और जब वस्तु से लाइट जो है, ये कोई वस्तु हो गया, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ये क्या होता है, ये रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये रेटिना से पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है। इसीलिए जो है ये रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन इससे पहले बन जाता है, इसीलिए वस्तु जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है? ठीक है? क्यों दिखाई नहीं देता है जी वस्तु? और क्यों बनता है पहले? क्योंकि आई बॉल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि आई बॉल का जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और आई बॉल का साइज बड़ा होने के कारण जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे, वो रेटिना के पहले बन जाता है, और वस्तु व्यक्ति को क्लियर दिखाई नहीं देती है। ठीक है? इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, या फिर दोष को, ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? इसके बाद लिखिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया,
दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि नजदीक की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लिखिएगा, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इंग्लिश में लिख लीजिए, लिख लिए हैं? हाँ, ओके। हाँ, जबकि दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इस जो दोष होता है, इस दोष में आई बॉल जो होता है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इसमें आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और आई बॉल के शॉर्ट होने के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, क्योंकि आई बॉल का आकार छोटा हो जाता है, आई बॉल का साइज यानी कि साइज ऑफ आई बॉल बिकॉम स्मॉल। आई बॉल का साइज आकार में क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्या हुआ? चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए शांत हो जाइए। क्या लिखे हैं? आई बॉल जो है छोटा हो जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। हाँ, रेटिना से पीछे बनता है, पीछे बनता है, और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसको दूर करने के लिए रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। हाँ, इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल को किया जाता है। तीसरा दोष होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया समझते हैं क्या होता है? प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष।
हाँ, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। देखिए प्रेस बायोपिया क्या है? जरा दृष्टि दोष यानी कि हाँ नहीं, वो अलग है। जरा दृष्टि दोष जो है वो प्रेस बायोपिया किसका? दूरदृष्टि दोष का। बना लीजिए, यहां पे बना देते हैं। ये वस्तु हुआ, इसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे यहां पे बनता है। यहां पे ये आई बॉल जो है वो क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। पुतली, पुतली, हाँ पुतली छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो जरा दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो जरा दृष्टि दोष व्यक्ति के आंखों का ऐसा दोष होता है, थोड़ा सा आप लोग शांति बना के रखिए। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें न तो दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है और न तो नजदीक की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु क्लियर दिखाई देती है। यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष भी होता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और थोड़ा सा जो है वो दूर की वस्तु दिखाई जाती है। यानी कि क्लियर निकट का भी नहीं दिखता है और क्लियर दूर का भी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? ऐसे व्यक्ति को, हाँ ऐसे व्यक्ति को दूर का जो आंख का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों जो है वो एक ही चश्मे में लगाया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु भी क्लियर दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी क्लियर नहीं दिखाई देती है। उस समय बस उस समय वो व्यक्ति क्या करता है? जो चश्मा इस्तेमाल करता है उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते इसका लगाया जाता है, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। प्रेस बायोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को PRESBIOPIA प्रेस बायोपिया। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी पर्सन इज अनएबल टू सी नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की। क्या लिखे आप लोग? स्पष्ट दिखाई देती है और नजदीक की, यानी कि निकट भी क्लियर नहीं है और दूरी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो चश्मा होता है, ऐसे व्यक्ति का जो चश्मा होता है उसी चश्मे में जो है वो क्या किया जाता है? दोनों लेंस लगाया होता है। ठीक है, दोनों लेंस जो है इसमें लगाया जाता है। नीचे कौन सा लेंस होता है? नीचे उत्तल होता है, नीचे उत्तल लेंस होता है और ऊपर अवतल लेंस होता है। हाँ, इसको कहा जाता है बाइफोकल लेंस। ठीक है, इस रोग को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बाइफोकल लेंस जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस का इसी एक ही चश्मे में दोनों को लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या
क्या बाई जिसमें दोनों लगा जाता है? देखिए आप पेपर देने जाएंगे ना, क्या बाई फोकल नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बाई फोकल होगा, ऐसे लिख करके आता है। अरे द्विफोकसी इसका शाब्दिक अर्थ ना होगा, लिखना है तो लिख लीजिए। बाईफोकल नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाईफोकल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गजब हाल है। बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? क्या आप मतलब क्लास को एकदम डिस्टर्ब करना है क्या आप लोगों को? लग तो ऐसे ही रहा है, एकदम हल्ला शोरगुल आप लोग मचाए हुए हैं। हाँ, तो हम भी तो पहली बार आए तो हम सोच रहे हैं कि आराम से हो जाए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं लगता है एकदम। हाँ, आप लोग अगर पढ़ना है तो शांति के साथ पढ़ेंगे ना जी, कि शोरगुल करके पढ़ेंगे? बोलिए। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो काहे लिए आए हैं? आपको इस तरह पहले से ही पता है तो यहाँ तो नहीं आना चाहिए आप लोगों को। गजब हाल है। आप लोग को लगता है बाईफोकल बताया जा रहा है तो आप लोग द्विफोकल, ये क्या मतलब? बाईफोकल नहीं समझ में आ रहा है क्या? हद हाल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ जी? कौन सा दोष था? जरा दृष्टि दोष। इसके बाद आंखों का एक और दोष होता है जिसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। हाँ? यहां पे रेटिना से नीचे बनता है। हाँ, एस्टिग्मेटिज्म। देखिए एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? हाँ, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? अबिंदुकता। जानते हैं एस्टिग्मेटिज्म किसको कहा जाता है? अगर किसी व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी हो जाती है, उसके नेत्र में एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग अबिंदुकता कहते हैं, तो वो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में जो है स्पष्ट नहीं, अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है? एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, अबिंदुकता हो जाती है, तो उसको किसमें प्रॉब्लम होता है? हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में वो डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति को चलने में परेशानी होती है। क्या होता है? चलने में परेशानी होती है, और समतल जगह पे भी उसको लगता है कि क्या है? हाँ, गड्ढा है, यानी कि वो समतल जगह को भी अच्छे से जो है वो नहीं समझ पाता है। तो इस रोग को कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो है वो एस्टिग्मेटिज्म से क्या है? पीड़ित है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को खड़ी रेखा और क्षितिज रेखा में, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में अंतर पता नहीं चलता है। ठीक है? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, और उसे चलने में परेशानी होती है, और उसे चलने में परेशानी होती है। और उसे चलने में परेशानी होती है। इस रोग को
दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, हाँ बेलनाकार लेंस, ठीक है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसमें क्या छोटा हो जाता है? देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, रतौंधी इसको नहीं बोला। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये रेटिना होता है, ये वस्तु है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, ये रेटिना के नीचे जहां पे ऑप्टिकल नर्व जहां से जाता है, ऑप्टिकल नर्व, आप किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं, तो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है? उल्टा बनता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और उस उल्टे प्रतिबिंब बनने का मैसेज जो है वो ऑप्टिकल नर्व ले जाकर के किसको देता है? ब्रेन को देता है। और तब ब्रेन जो है उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्टिकल नर्व होते हैं वो यहां से क्या होते हैं? ब्रेन को जाते हैं। तो ये इसका जो प्रतिबिंब होता है वो यहीं पे बनता है। ठीक है, इसी के कारण जो है यहां पे क्या होती है, व्यक्ति को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को देखने में क्या होता है? दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो क्या प्रतिबिंब नहीं समझते हैं, अगर किसी वस्तु पे नहीं, छाया अलग चीज है और प्रतिबिंब अलग चीज है। हाँ, प्रतिबिंब अलग चीज है और शैडो जो है वो अलग चीज है। ठीक है, शैडो वो होता है जहां पे अगर लाइट पड़ता है, लाइट जहां से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, जहां से लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वहां पे क्या बनता है? शैडो बनता है। और छाया बनता है। और प्रतिबिंब वो होता है जब जहां पे किसी वस्तु से पे लाइट पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे जो उसका जो छाया बनता है, उस वस्तु का जो स्थिति होती है, उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। हाँ, लिखिएगा, प्रतिबिंब पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है, पहले जो बता रहे हैं इसको, अभी तो आप लोग बोल रहे हैं कि एक एक चैप्टर को लेकर चले, फिर आप लोग खुद उसको कर रहे हैं कि सुधर हो जाइए। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही तो हम बता रहे थे ना, ऐसे ही तो लेंस और दर्पण में बता रहे थे, तो आप लोग एक बार कह रहे हैं कि इधर जाइए। कहाँ कॉर्निया का साइज? कहाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, इसमें इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, इसका साइड जो है वो चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है, इसका आई बॉल जो है ना वो फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। और स्प्रेड करने की वजह से ये स्प्रेड होता है, इसलिए ये जो है वो इसके नीचे बनता है, फैल जाता है, इसका साइज फैल जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, नहीं हो नहीं गया। इसके बाद क्या देखिएगा, आप लोग आज पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये पहले बताइए। एक बार हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि इसको छोड़ के उसको बताइए, उस टॉपिक पे जाइए, फिर उसको कह रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं इसको पढ़ाइए। ऐसे कैसे होगा? कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मान लीजिए कि क्या मतलब है, बताइए। ठीक है, ग्लास में ला रहा। चलिए देखिए, ठीक है, कैटरेक्ट
कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद दो प्रकार का होता है। वही तो हम बोल रहे थे ना। ठीक है, सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। हाँ क्या द है, द लिखे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है वहां पे? क्या हुआ? इसमें क्या होता है? लेंस become white and foggy। ठीक है, क्या हुआ? व्हाइट एंड फॉगी। सफेद कैटरेक्ट अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसका आईलेंस जो है वो व्हाइट एंड फॉगी हो जाता है। अच्छा हिंदी बताया है। यानी आईलेंस जो है वो क्या होता है? बिकम व्हाइट एंड फॉगी, यानी कि सफेद और धुंधला हो जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को व्हाइट कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतियाबिंद होता है, अगर किसी व्यक्ति को क्या होता है? सफेद मोतियाबिंद होता है, तो उसका आईलेंस जो है वो सफेद और धुंधला हो जाता है। ठीक है, इसके दो कारण होते हैं। ठीक है, सफेद मोतियाबिंद अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसका आंखों का जो लेंस होता है वो क्या होता है? व्हाइट एंड फॉगी, यानी कि सफेद और धुंधला हो जाता है। इसके दो कारण होते हैं। ठीक है, इसके दो कारण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शुगर होता है, तो शुगर के कारण भी उसका आईलेंस जो है वो फॉगी और व्हाइट हो सकता है। या फिर अगर कहीं किसी वजह से उसके आईलेंस पे चोट लग जाता है तो चोट लगने की वजह से वो क्या हो जाता है? वो ओपेक हो जाता है, यानी कि अपारदर्शक हो जाता है। तो इस प्रकार जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है? कि वो सफेद मोतियाबिंद है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। क्या लिखे हैं? सफेद मोतियाबिंद में लिखिएगा। क्या लिखे हैं अभी? हाँ, यानी कि सफेद और धुंधला हो जाता है। ठीक है, ऐसा शुगर समस्या के कारण आई लेंस बिकम व्हाइट एंड फॉगी, यानी कि आई लेंस जो है वो सफेद और धुंधला हो जाता है। ऐसा शुगर समस्या के कारण होता है। शुगर समस्या के ऐसा जो है वो शुगर समस्या के कारण होता है, या फिर आंखों में चोट लगने की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, चोट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सफेद मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या किया जाता है? इसको कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, इसमें दो वजह है। ठीक है, चोट की वजह से देखिए इसको दो तकनीक से, या तो लेजर विधि से, अगर सफेद और धुंधला हो गया है तो उसको लेजर मेथड से ठीक किया जाता है।
ठीक है, अगर आई लेंस सफेद और धुंधला हुआ है यानी व्हाइट एंड फॉगी हुआ है तो इसको हम लोग लेजर विधि से और अगर चोट की वजह से हुआ है तो इसको हम लोग फेको विधि से ठीक करते हैं। हाँ, चोट लगने से ओपेक हो जाता है, अपारदर्शक हो जाता है, आईलेंस जो है वो क्या हो जाता है, अपारदर्शक हो जाता है। और जब अपारदर्शक हो जाता है तो उसको फेको विधि से ठीक किया जाता है, और व्हाइट एंड फॉगी हो जाता है तो उसको लेजर विधि से ठीक किया जाता है। हाँ, बता रहे चोट लगने से, चोट अगर लगता है तो वो ओपेक हो जाता है, अपारदर्शक हो जाता है। आईलेंस जो है वो क्या होता है, अपारदर्शक हो जाता है। तो अपारदर्शक हो जाता है तो फेको विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और शुगर समस्या के कारण अगर व्हाइट एंड, आप देखते होंगे जब आई डॉक्टर के यहां जाते हैं तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है और लिखा हो, हाँ वही बता रहे हैं, वहीं पे आ रहा है। ठीक है, अगर बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ, आंख के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो लिखा होता है ना कि यहाँ फेको विधि से ऑपरेशन किया जाता है, लिखा होता है ना। तो फेको विधि जो है वो ऑपरेशन की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, फेको विधि जो है उसमें क्या होता है, उसमें आंखों में किसी प्रकार का, जैसे ऐसे देखिएगा नॉर्मल ऑपरेशन वगैरह होता है तो आंखों में इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है ना, लेकिन फेको विधि में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो लेटेस्ट ऑपरेशन की जो है वो लेटेस्ट विधि है फेको विधि। और उसके अगर फेको विधि से आंख का ऑपरेशन किया जाता है तो हमें आंखों में किसी प्रकार का जो है इंजेक्शन नहीं डाला जाता है, उसमें केवल आई ड्रॉप डाल करके ही ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो हाँ, लेजर विधि जो है वहां पे, लेजर विधि जो है उसमें भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वहां पे जो है लेजर के इस्तेमाल से यानी कि रे के इस्तेमाल किया जाता है, और रे के इस्तेमाल से यानी कि विकिरण के द्वारा जो है आंखों का ऑपरेशन किया जाता है लेजर विधि में। किसका क्वेश्चन पूछेगा कि सफेद मोतियाबिंद में, ठीक है, सफेद मोतियाबिंद अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस विधि द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो अगर वहां पे अगर ऑप्शन में बीपीएससी जो है वो क्या क्या ऑप्शन देता है, बीपीएससी जो है 5 ऑप्शन देता है ना, तो उसमें अगर लेजर विधि होगा और फेको विधि होगा, दोनों होगा। अगर अपारदर्शक उसमें लिया होगा कि अगर आईबॉल जो है वो अपारदर्शक क्यों हो जाता है, तो अब आप फेको विधि का इस्तेमाल करेंगे। आई दिया होगा कि आईबॉल जो है वो सफेद क्यों हो जाता है, तो आप लेजर विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी सफेद हो गया तो उसको ठीक करने के लिए लेजर विधि का इस्तेमाल, अपारदर्शक हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए विधि का इस्तेमाल। और अगर केवल ये होगा कि अगर व्यक्ति को व्हाइट कैटरेक्ट यानी सफेद मोतियाबिंद का शिकार है तो उसको किस विधि से ठीक किया जाता है, तो वहां पे आप जो है वो लेजर विधि को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है वो शुगर समस्या के कारण ही व्हाइट एंड फॉगी हो जाता है। ठीक है, वहां पे तो वहां पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख करके अपना जो है वो ब्रेन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखें ब्लैक कैटरेक्ट। ब्लैक कैटरेक्ट क्या होता है, काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ब्लैक कैटरेक्ट, इसको ग्लूकोमा कहा जाता है। और ये जो है परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण भी बनता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, ब्लैक कैटरेक्ट यानी कि काला मोतियाबिंद जो है इसी को ग्लूकोमा कहा जाता है, और ये परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। ये जो है ग्लूकोमा को हिंदी में भी ग्लूकोमा लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल नर्व की वजह से होता है। क्या सिस्टमेटिक ढंग नहीं है? कैसा सिस्टमेटिक ढंग होता है? सिस्टमेटिक ढंग क्या होता है बताइए तो हमको।
क्या वहां पे क्या सिस्टमेटिक नहीं है? ब्लैक काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा कहा जाता है। ग्लूकोमा जो है वो अंधापन का कारण बनता है, ये ऑप्टिकल नर्व की वजह से होता है। सब एरो से देखो तो बता रहे हैं, तो अब क्या मतलब इसमें सिस्टमेटिक आप ढूंढ रहे हैं? बोलिए इसमें क्या चाहिए आपको? हाँ, पूरा सेंटेंस में लिखना चाहते हैं? ठीक है, लिख लीजिए। तो ऐसे ही बोलिए कि सेंटेंस में लिखवा दीजिए। हाँ ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ ठीक है, लिखिए। काला मोतिया ब्लैक कैटरेक्ट को ग्लूकोमा कहा जाता है, ठीक है। यह परमानेंट ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। अंधापन का, परमानेंट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन का कारण बन सकता है। यह ऑप्टिकल नर्व यानी कि तंत्रिका नाड़ी में गड़बड़ी की वजह से होता है। तंत्रिका नाड़ी में गड़बड़ी की वजह से होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, तो रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उस उल्टे प्रतिबिंब को ऑप्टिकल नर्व जो है वो ले जाकर के ब्रेन तक पहुंचाता है, और तब ब्रेन जो है उसका सीधा प्रतिबिंब बना करके हमारी आंखों को जो है वो क्या करता है, दिखाता है। लेकिन ऑप्टिकल नर्व में ही अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो उस पे जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का मैसेज जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, और ब्रेन तक अगर उसका मैसेज नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन फिर उसको क्या करता है, नहीं दिखा पाता है। अगर मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन कैसे चीजों को दिखाएगा? मान लीजिए, हाँ तो ये, हाँ क्या, हाँ इसीलिए तो उसमें यानी कि ये तंत्रिका नाड़ी, यहां जिस दो ऑप्टिकल नर्व का ब्रेन के साथ कनेक्शन है, यही यहां पे क्या होता है, चोटिल हो जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। ये जो है अगर कहीं होता है कि किसी कारणवश अगर आपको चोट लग जाता है तंत्रिका नाड़ी पे, तो वो भी क्या होता है, जख्मी हो जाता है, चोटिल हो जाता है, या फिर वो सूख भी जाता है। कभी कभी देखते हैं वो क्या होता है, सूख भी जाता है। और जब सूख जाता है तो वहां से मैसेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। और मैसेज का जब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं? तो वही परमानेंट ब्लाइंडनेस का वो क्या होता है, कारण बन जाता है। जैसे आप किसी इंसेक्ट्स को मान लीजिए देखते हैं, आप चल रहे हैं रास्ते पे, और रास्ते में चलते के क्रम में आपको कोई पूरा बता देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, चलिए ठीक है। नहीं, उनको आवाज नहीं पहुंच रही है शोरगुल की वजह से, यही बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर आप कोई इंसेक्ट्स को देखते हैं, देखिए आप लोग शांति बनाए रखेंगे ना तो बहुत बेहतर ढंग से चीजों को समझेंगे, ठीक है। अगर शोरगुल होगा तो फिर कोई भी चीज ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर वो जो है जैसे शोरगुल, इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है, चीजों को ना आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से, ना हम समझा पाएंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। तो इसलिए शांति बना के अच्छे से कोई भी चीज को देखिएगा, सुनिएगा तो वो बेहतर समझिएगा आप भी, ठीक है। हाँ वही बता रहा है, ठीक है। अगर आप किसी इंसेक्ट्स को रास्ते में चलते हुए देख लेते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको दिख जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपका आंख उसको देखता है। लेकिन हाँ, आंख उसको देखता है, और देखने के बाद आंख जब देख लेता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तो इसका मैसेज जो है वो क्या होता है, ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन ये जो है निश्चित करता है कि अब उस पे एक्शन किसका होने वाला है। यानी कि अगर वहां पे कीड़ा है तो या तो आप उसके ऊपर आपका हाथ पड़ेगा, या तो उसके ऊपर आपका पैर पड़ेगा। तो उसको रोकना होता है, पैर को वहां पे ना पहुंचे, उस इंसेक्ट के ऊपर ना पहुंचे, इसलिए पैर को क्या करता है, रोकना है। तो ये कैसे रुकता है, ब्रेन जो है वहां से ऑप्टिकल नर्व की वजह से जो है मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पैर तक करता है। अगर पैर वहां पे पड़ेगा तो पैर को, अगर हाथ से आप उसको छूने वाले हैं तो हाथ को क्या करता है, ऑप्टिकल नर्व की वजह के थ्रू वो क्या करता है, मैसेज भेजता है कि अरे वहां पे इंसेक्ट है, आप उसको नहीं छूना, और फिर आप वहां से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। ये सब कौन करता है, ये ब्रेन है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखिएगा जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका ऑप्टिकल नर्व जो है वो काम नहीं करता, उसका ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो जो है इंसेक्ट्स में अंतर नहीं स्पष्ट करेगा, वो आराम से उसको छू लेता है। ऐसे लोगों को देखा कि नहीं देखा है, किसी भी चीज को जो कि नहीं छूने वाला होता है, जो नहीं टच करने वाला होता है, उसका ऑप्टिकल नर्व अगर नहीं काम करेगा तो वो चीजों को क्या करता है,
टच कर लेता है, छू लेता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति का जो है ऑप्टिकल नर्व जो है वो क्या होता है, नहीं काम करता है। अगर वो काम करेगा तो ब्रेन जो है उसके से मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अच्छी ढंग से करेगा और फिर वो चीजों को जो है वो समझ पाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा ये बताइए आप लोग, ये जो दृष्टि दोष आप लोगों ने देखा, ठीक है, बड़ी शोरगुल हो रहा था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आप लोग को भी। जब से कैटरेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, मोतियाबिंद, हमको लगता है वो ज्यादा बेहतर आप लोग समझे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया? आया ना? कहीं पे कोई दिक्कत हुआ? तो पहले आप लोग शांति बना करके रखेंगे तो चीजों को बेहतर समझेंगे। और आप लोगों ने जो बोला ना कि पहले इसको बता दीजिए फिर इस टॉपिक को बता दीजिए, ठीक है, हाँ, तो वो देखिए, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जो लाइनिंग में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया हम ज्यादा क्लास जो है एकेडमिक टाइप थोड़ी हो पाएगा, 6-7 क्लास होगी, उसी में सबको कवर करना है। जी हाँ, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो वहां पे जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनने के जो है चांसेस है, वहीं से ना उसी को ना पढ़िएगा। तो हर चीज को अगर आप चाहिएगा कि हर एक बिंदु पे, जैसे एकेडमिक में आप पढ़ते हैं वहां पे चला जाए, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग है कि थोड़ा सा इधर भी बता दें, हाँ, चैप्टर वाइज ही। तो आज तो हम लाइट को ही ना पढ़ रहे थे, आज लाइट टॉपिक को हमने उठाया, तो लाइट के ही बारे में पढ़ रहे थे, लाइट में ही हम दर्पण को पढ़ रहे थे, लाइट में ही रिफ्लेक्शन लेंस को पढ़ रहे थे। तो हम वहां से आपको एग्जाम्पल लिखवा रहे थे कि कैसे क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो आप लोगों ने कहा कि अरे एक बार यहाँ पे एक बार वहां पे, ऐसा नहीं था, हम लाइट के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए आज क्लास अप होती है, फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे। हम आते हैं।